बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने रेस्पिरेटरी सरफेसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, यानी ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी एक ब्रीफ डायग्राम आपके सामने मौजूद है। तो लंग्स के अंदर छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लंग्स के अंदर छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में एल्वियोलर मेम्ब्रेन क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एल्वियोलर मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी सरफेस है, यानी वो सरफेस है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होगा। यहां पर गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज। अब कल हमने इस बात को समझा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का बुनियादी ताल्लुक या रिलेशन किसके साथ है, तो उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ है, क्योंकि हमारे बॉडी के हर सेल को जरूरत है किस चीज की, ऑक्सीजन की, और हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, तो हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाना और उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये काम किसका है, ये काम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का है। या आप कह सकते हैं कि ब्लड के साथ आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स और हार्ट, ये सारा मिला है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो ये इसका रोल है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में वाहिद ऑर्गन जो कि बाहर की जानिब क्या है, बाहर की जानिब एक्सपोज है, ये जो आपको नजर आता है वो नोज है। वो क्या है, नोज। सो नोज फ्रंट पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे नेजल बोन है, यहाँ पर क्या है, नेजल बोन। और नेजल बोन के बाद क्या है, नेजल बोन के बाद नीचे इस रीजन में क्या होता है, यहाँ इस रीजन के अंदर कार्टिलेज होता है, इसको हम सेप्टल कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टल कार्टिलेज। याद रखें, सेप्टम हम वॉल को कहते हैं, किसको कहते हैं, वॉल को। तो नाक का जो सेप्टम है यानी नथने, ठीक है, या नाक की दोनों साइड जो है इसको दरमियान में सेपरेट करने वाली चीज नीचे से क्या है, नीचे से कार्टिलेज है जो कि फ्लेक्सिबल है, हिल सकता है। और ऊपर यहाँ पर ये क्या है, ये नेजल बोन है जो कि रिजिड स्ट्रक्चर है, हिल नहीं सकता। इसके बाद जो चैप्टर हम स्टडी करेंगे होमियोस्टेसिस, उसके बाद अगला चैप्टर क्या है, सपोर्ट एंड मूवमेंट, तो उसके अंदर बोन कार्टिलेज, इसका फर्क हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये सेप्टल कार्टिलेज इसको क्या करता है, अलग करता है। नाक के बाद अगला जो पोर्शन है वो किसका है, फेरिंक्स का है। फेरिंक्स के बाद क्या आ रहा है, लेरिंक्स, और लेरिंक्स के बाद क्या होगा, तो लेरिंक्स जो है उसके बाद ट्रेकिया है। ट्रेकिया बनते हैं सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से, और ट्रेकिया के बाद क्या होंगे, सो ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई होंगे। ट्रेकिया के बाद क्या होंगे, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की हम मजीद तकसीम करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा राइट ब्रोंकस, ये क्या कहलाएगा, राइट ब्रोंकस। और ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट ब्रोंकस। इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट ब्रोंकस कहेंगे। दोनों के साइज और डायमीटर वगैरह जो है उसके अंदर भी डिफरेंस है, वो आगे जाकर हम पढ़ते हैं। तो ये आगे जाकर खुल रहे हैं, इसके अंदर ये आगे जाकर खुल रहे हैं लंग्स में। किसमें खुल रहे हैं, लंग्स जो है उसके अंदर खुल रहे हैं। और दोनों जो लंग्स हैं उसका साइज एक जितना नहीं है, दोनों लंग्स का साइज एक जितना नहीं है, बल्कि राइट लंग निस्बतन बड़ा है और लेफ्ट लंग जो है निस्बतन छोटा है। सही। तो ये कहां से लेकर, नाक से लेकर ब्रोंकाई तक, ठीक है, और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद क्या है, ब्रोंक्यूल्स। तो इस सारे को हम क्या कहते हैं, इस सारे को हम एयर पैसेजवे कहते हैं। इस सारे को हम क्या कहते हैं, एयर पैसेजवे, उसका हम नाम देते हैं। और इसमें किस किस चीज की पोजीशन कहां पर है तो उसको भी हम साथ में डिस्कस करते हैं। अब आ जाइए, देखिए एयर पैसेजवे में सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज जो है नोज है। एक तो ये कि नाक का स्ट्रक्चर आप ज़हन में रखेंगे, नाक का स्ट्रक्चर क्या है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ऊपर से नेजल बोन, नीचे कार्टिलेज, और नेजल बोन के पीछे, नेजल बोन के पीछे एक और बोन है जिसको हम एथमॉइड बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एथमॉइड बोन। तो नाक का जो एक्सटर्नल फीचर है ये डिपेंड करता है किस पर, एथमॉइड बोन पर। ओवरऑल अगर देखें तो नाक का स्ट्रक्चर किसने बनाया है, नेजल बोन ने, नाक के जो कार्टिलेज है वो, और साथ में ये क्या, स्किन, और इधर ये नथनों की जगह पर ये क्या है, फैट के टिश्यूज है जिनको हम फिब्रोफैटी टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, फिब्रोफैटी टिश्यूज। सो नोज पे ये हो गया नेजल बोन, नेजल बोन,
और नेजल बोन के बिल्कुल पीछे क्या है, तो नेजल बोन के पीछे एक और हड्डी है जो कि इसके एक्सटर्नल फीचर को क्या करती है, बनाती है, उसको हम कहते हैं एथमॉइड बोन। उसको हम क्या कहते हैं, एथमॉइड बोन। इसके साथ नीचे क्या है, इसके साथ नीचे यहां पर ये सारे का सारा आया हुआ है एक कार्टिलेज है। ये सारे का सारा एक क्या है, कार्टिलेज है, और इस कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेप्टल कार्टिलेज। इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टल कार्टिलेज कहते हैं। सेप्टल कार्टिलेज के साथ छोटे छोटे और क्या है, इसके साथ छोटे छोटे और कार्टिलेजेस हैं जिनको हम एलर कार्टिलेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एलर कार्टिलेजेस। फिर इसी नाक में क्या है, इसी नाक के अंदर यहां इस रीजन में क्या मौजूद है, इस रीजन में फैटी टिश्यूज हैं। इनको हम कहते हैं फिब्रोफैटी टिश्यूज। इनको क्या कहते हैं, फिब्रोफैटी टिश्यूज। इंटरनली अगर इसी नाक को आप देखें अंदर, यानी इसके अंदर का जो रीजन है उसको अगर आप गौर से देखें तो नाक में अंदर वाली जगह यहां पर बहुत सारे क्या है, बाल मौजूद हैं, हेयर। समझ आ गई। इस खास रीजन का नाम वेस्टिब्यूल है। एक खास रीजन का नाम क्या है, वेस्टिब्यूल नाम है। और वेस्टिब्यूल के अंदर क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे हेयर्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं, हेयर। तो नोज में क्या होता है, नोज में एयर को मॉडिफाई किया जाता है। नोज में एयर को क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। यानी जो हवा है उसको क्या किया जाएगा, जो हवा है उसको खुश्क से क्या किया जाएगा, ह्यूमिडिफाई कर दिया जाएगा, या ड्राई से मॉइस्ट हो जाएगी। इसी तरह उसको डस्ट फ्री और जर्म फ्री बना देंगे। यानी ये हेयर और हेयर के साथ इस नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका म्यूकस नेजल कैविटी पीछे जो हमने ड्रॉ की है, ठीक है, ये जो नेजल कैविटी है, तो नेजल कैविटी के अंदर क्या है, इसके अंदर सीलिया होगी। इसके अंदर क्या होगी, सीलिया। तो इसके सीलिया और नाक के हेयर ये क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को, पोलन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं, यानी अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने नहीं देते। तो अब ये नोज में ये स्ट्रक्चर्स एयर को फिल्टर कर रहे हैं, एयर को क्या कर रहे हैं। तो एक काम क्या हुआ, मॉइस्ट हुआ। दूसरा काम हमने क्या बताया कि एयर को क्या किया, फिल्टर कर दिया। फिर ये कि बाहर से जो हवा आ रही है उसका टेम्परेचर क्या है, बाहर से जो हवा आ रही है उसका टेम्परेचर कम है, वो कोल्ड है। उसका टेम्परेचर क्या है, कम है, कोल्ड है। तो अब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, यानी उसको वो वार्म कर देगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएगा। अगर आप गौर करें तो ये हवा जो कि आपके लंग्स में जाती है ये गर्म कैसे होती है, या आपके लंग्स के अंदर जो एयर है ये गर्म है। इसका मुशाहिदा, इसकी ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं सर्दियों में। कब कर सकते हैं, सर्दियों में। यानी सर्दी में जब आप एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं तो भाप सी बन जाती है। वो भाप क्यों बनती है, क्योंकि बाहर का माहौल क्या है, ठंडा है, अंदर से गर्म हवा आई। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो वो फौरन क्या है, हवा कंडेंस हो जाती है। यानी गर्म हवा जब कोल्ड एनवायरनमेंट में आती है तो वो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। कंडेंस जब वो होती है तो वही आपको असल में वार्म एयर नजर आ रही होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि नाक का रोल और फंक्शन क्या है। तो नाक में क्या क्या काम हो रहे हैं, देखिए, एयर फिल्टर उसको किया जा रहा है, ह्यूमिडिफाई या मॉइस्ट किया जा रहा है, और तीसरा ये कि उसको क्या किया जा रहा है, वार्म किया जा रहा है, यानी उसका टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है। किस मकसद के लिए, इस मकसद के लिए कि इंटरनल जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है या लंग्स है वो किससे मुतासिर ना हो सके, कोल्ड एयर से मुतासिर ना हो सके। अब इसके स्ट्रक्चर में तीन चीजें, तो नाक बना हुआ है किससे, बोन।
चलिए इधर देखिए, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली कि नेजल बोन, साथ में एथमॉइड बोन, सेप्टल कार्टिलेज और एलर कार्टिलेज। फिर इंटरनली हेयर है, सीलिया है। सो हेयर और सीलिया ये डस्ट, माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, समझ आ गई। और इसके साथ म्यूकस जो है ये उसको मॉइस्ट बना रहे हैं, म्यूकस उसको क्या कर रहे हैं, मॉइस्ट बना रहा है। लेकिन ये कि इसके बाद नाक के अंदर जो यानी म्यूकस सिक्रीशन के लिए जो लेयर मौजूद है उसको म्यूकोसल एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूकोसल एपिथेलियम। याद रखें कि यानी इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आप गौर करें तो मिसाल के तौर पे आपको एपिथेलियम की टाइप्स मिलेंगी। एपिथेलियम की क्या मिलेंगी, टाइप्स। एक को हम कहते हैं म्यूकोसल एपिथेलियम। क्या कहते हैं, म्यूकोसल एपिथेलियम। जैसे ये आपको मिलेगा नोज में, किस में मिलेगा, नोज जो है उसके अंदर मिलेगा, समझ आ गई। सो कॉलमर एपिथेलियम आपको मिलेगा किसके अंदर, ब्रोंकाई में। फिर आप देखेंगे कि सीरिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सीरिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको कहां पर मिलता है, सीरिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको मिलता है इन द ब्रोंक्यूल्स, सही। इसी तरह है स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस है, स्क्वैमस एपिथेलियम। ये आपको मिलता है एल्विलाई में। ये आपको मिलता है किसके अंदर, एल्विलाई जो है उसके अंदर मिलेगा। तो एपिथेलियम की मुख्तलिफ टाइप्स होती है, यानी हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो एपिथेलियम है उसकी मुख्तलिफ क्या है, टाइप्स है। ये इसके सेल्स क्या होते हैं, इसके सेल्स जैसे ये मार्कर आप ले लें, कॉलम्स की तरह है। किसकी तरह है, कॉलम्स की तरह है, इसलिए इसको कॉलमर एपिथेलियम कहते हैं। आगे जो एपिथेलियम है उसके सेल्स क्यूब की तरह है, इसलिए उसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। अगला जो है वो स्क्वैमस एपिथेलियम है, यानी वो पोरस होता है। क्या होता है, पोरस होता है, जिसके आर पार क्या है, जिसके आर पार एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। तो नाक के अंदर म्यूकोसल एपिथेलियम क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस। हाँ, म्यूकस सिक्रीट करने वाली लेयर के नीचे, उसके नीचे सब म्यूकोसल लेयर होती है। तो सब म्यूकोसा के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, बहुत सारी क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। बारी बारी अगर इसके फंक्शंस को हम डिस्कस करें, हेयर और सीलिया और म्यूकस, ये तीनों बैक वक्त क्या कर रहे हैं, ये तीनों बैक वक्त एयर को फिल्टर कर रहे हैं। एयर को क्या कर रहे हैं, फिल्टर। और उसके साथ साथ अगर देखें तो ये सब म्यूकोसा के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये उसको क्या कर रही हैं, गर्म कर रही हैं। अच्छा, इसका एक और मुशाहिदा वो ये कि सब सर्दी में आपने गौर किया हो तो आपकी नाक सुरख हो जाती है, ठीक है। ये नाक सुरख होने का मतलब ये है कि बाहर हवा बहुत क्या ठंडी है, लिहाजा जो सब म्यूकोसा के अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन क्या है, तेज। और उस तेज ब्लड सर्कुलेशन की वजह से नाक क्या हो गई है, सुरख हो गई है, क्योंकि बाहर की हवा बहुत ठंडी है और उसको बार बार मुसलसल गर्म करने की जरूरत है। नोज के बाद जो अगला ऑर्गन है वो किस चीज का है, फेरिंक्स का है। और फेरिंक्स ये क्या है, फेरिंक्स जो है ये कॉनिकल शेप में या फ्लास्क शेप है। ये क्या है, कॉनिकल शेप और फ्लास्क शेप। अच्छा, फेरिंक्स
वो ऑर्गन है जो कि किसके साथ मिला हुआ है, फेरिंक्स वो ऑर्गन है जो कि 3 स्ट्रक्चर्स के साथ मिला हुआ है। समझ आ गई? ये 4 स्ट्रक्चर्स आप कह सकते हैं। नेजल कैविटी के साथ भी मिला हुआ है, ओरल कैविटी के साथ भी मिला हुआ है, लेरिंक्स के साथ भी मिला हुआ है और इसोफेगस के साथ भी मिला हुआ है। यानी फेरिंक्स वो पोर्शन है जिसमें से सांस भी गुजरती है और सांस दोनों रास्तों से, यानी नाक के जरिए से जो आप सांस ले रहे हैं और मुंह के जरिए से जो सांस ले रहे हैं, ये दोनों जाएंगी किसमें, फेरिंक्स के अंदर। और इसी तरह पानी जो आप पीते हैं और आप जो आप क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो भी जाएगा ओरल कैविटी से किसमें, फेरिंक्स के अंदर जाएगा। इसलिए फेरिंक्स की डिवीजन होती है 3 हिस्सों में। पहले इसकी डिवीजन पर नोट कर लें तो ये स्टार्ट होता है कहां से, एंड ऑफ स्कल, और इसका एंड कहां पर है, तो C6 वर्टेब्रा, सही। और फेरिंक्स जो है, दिस इज ए कनेक्शन बिटवीन 4 ऑर्गन्स, 4 ऑर्गन्स के दरमियान ये कनेक्शन है। नंबर 1 नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, लेरिंक्स और इसोफेगस। लिहाजा जो फेरिंक्स है इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है, फेरिंक्स का ताल्लुक हुआ नंबर 1, क्योंकि इसोफेगस में खुराक जाएगी तो इसका ताल्लुक स्वॉलोइंग के साथ है। किसके साथ है, स्वॉलोइंग के साथ है। इसी तरह इसका ताल्लुक क्या है कि एयर पैसेज के तौर पे काम करता है। किसके तौर पे काम करता है, एयर पैसेज। और इसी तरह इट मॉडिफाइड एयर, ये एयर को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाक की तरह मॉडिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ये कि किसके साथ मिलकर, लेरिंक्स के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, लेरिंक्स के साथ मिलकर ये आवाज बनाने में, लेरिंक्स के साथ मिलकर किसमें, आवाज बनाने के अंदर हेल्प करता है। अब इस फेरिंक्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो इस फेरिंक्स का एक पार्ट क्या है, इस फेरिंक्स का पहला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं नेजोफेरिंक्स। क्या कहते हैं, नेजोफेरिंक्स। दूसरा इसका पार्ट है ओरोफेरिंक्स, और तीसरा इसका पार्ट है लेरेंजियोफेरिंक्स। सिंपल कैलकुलेशन क्या है, तो सिंपल कैलकुलेशन ये कि अब आ जाए इसके स्ट्रक्चर की तरफ। देखिए, अगर नोज के पीछे नेजल कैविटी को देखें, आप किसको देखें, नेजल कैविटी। सो नेजल कैविटी के बाद क्या है, नेजल कैविटी के बाद ये रीजन, अगर आप मुंह के अंदर गौर से देखें शीशे में, या छोटे बच्चे अगर तेजी से तेज आवाज में रो रहे हैं, मुंह का खुला हो, तो हम कहते हैं एक जुबान ये और एक पीछे क्या है, छोटी जुबान हम कहते हैं। समझ आ गई? तो वो चीज जिसको आप छोटी जुबान कहते हैं, दैट इज यूबुला। अब यूबुला से ऊपर जो पोर्शन है उसको नेजोफेरिंक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, नेजोफेरिंक्स। समझ आ गई? सो नेजोफेरिंक्स इज अबव यूबुला। उसके बाद में C1 वर्टेब्रा के सामने, ये सर्विकल वर्टेब्रा है, सपोर्टेड मूवमेंट में डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। C1 वर्टेब्रा के सामने और ओरल कैविटी के पीछे जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं। इन फ्रंट ऑफ C1 वर्टेब्रा एंड बिहाइंड ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के पीछे। फिर इसके बाद जो उससे निचला रीजन है, जो उससे क्या है, निचला रीजन है, तकरीबन C3 से लेकर C6 तक, ऑलमोस्ट फ्रॉम C3 टू C6, C3 से लेकर कहां तक, C6 तक जो है ये क्या है, तो ये लेरिंजियोफेरिंक्स है, यानी वो आगे लेरिंक्स के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। लेरिंक्स जो है उसके बाद है ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज लेरिंक्स। और लेरिंक्स को हम क्या कहते हैं, तो लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आवाज जो आप निकालते हैं उसमें मुख्तलिफ तरह की आवाजें, यानी तेज आवाज, कम आवाज, हल्की, पतली। समझ आ गई? इसका ताल्लुक लेरिंक्स के अंदर 2 लिगामेंट्स हैं। 2 क्या हैं,
लिगामेंट्स हैं या उनको हम फोल्डेड म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोल्डेड म्यूकस मेम्ब्रेन। वो जो फोल्डेड म्यूकस मेम्ब्रेन है वो मुख्तलिफ तरह की आवाजें बनाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। अच्छा, ये जो दो लिगामेंट्स हैं जिनको हमने वोकल कॉर्ड का नाम दिया, किसका नाम दिया? तो बुलूगत के वक्त, किस वक्त? बुलूगत के वक्त इनका साइज बड़ा हो जाता है। इनका साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और जब इनका साइज बढ़ता है तो उसकी वजह से मर्दों के अंदर ये जो हायोइड बोन है या आगे ये जो एडम्स एप्पल बना रहा है, यहाँ पर ये हड्डी ये बाहर की जानिब निकल आती है। और इसकी यानी वोकल कॉर्ड्स की जो लंबाई है, लेंथ, वो लड़कियों के अंदर और बच्चों में छोटी होती है। लड़कियों और बच्चों में क्या होती है? इसकी उनकी आवाज क्या होती है? तेज होती है, हाई पिच होती है। क्या होती है? हाई पिच। और मर्दों की आवाज भारी होती है और लो पिच होती है। भारी होती है और क्या होती है? लेरिंक्स के बाद अगला जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का हिस्सा है दैट इज ट्रेकिया। वो क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स से बना होता है। किससे बना होता है? सी शेप 16 to 20 कार्टिलेजिनस रिंग्स। 16 to 20 कार्टिलेजिनस रिंग्स से बना हुआ है। अच्छा, ये सी शेप क्यों है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, यानी यहां अगर इसको देखें तो ये ऐसे है, यानी आगे की जानिब ये जो सी है वो क्या है? बंद है और पीछे की जानिब खुला हुआ है। तो इसके पीछे की जानिब क्या है? यानी ये इस तरह से है, इसके पीछे की जानिब ये खुराक की नाली है, इसोफेगस है। क्या है? अब अगर खुराक की नाली में कोई बड़ा लुकमा है, कोई बड़ा बाइट जो है वो उसके अंदर आ रहा है, तो वो जो बड़ा लुकमा या बड़ा बाइट है वो इसोफेगस को थोड़ा सा क्या करेगा? एक्सपेंड कर देगा। इसोफेगस को थोड़ा सा क्या करेगा? एक्सपेंड कर देगा। तो अगर इसोफेगस एक्सपेंड भी होता है तो ट्रेकिया पर कोई असर उसका नहीं पड़ेगा। समझ आ गई? और इसी तरीके से अगर इस पर कोई जोर आ जाए, कंप्रेशन आ जाए, तो ये ट्रेकिया टूटता नहीं है, कोलैप्स नहीं होता। तो सी शेप और फिर कार्टिलेजिनस रिंग, यानी हड्डी इसमें नहीं है। कार्टिलेज होता है इलास्टिक। कार्टिलेज होता है क्या? इलास्टिक होता है। तो उससे बना हुआ है ट्रेकिया, और ट्रेकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। ट्रेकिया को हम क्या कहते हैं? विंड पाइप। यानी हवा की मिकदार जो लंग्स से आ रही है उसको भी किसी दर्जे कंट्रोल करने में, कि ज्यादा हवा आए या कम हवा आए, उसका ताल्लुक ट्रेकिया के साथ होता है। उसके बाद आगे ब्रोंकाई है, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। सही? राइट और लेफ्ट ब्रोंकस के साइज में डिफरेंस है। दोनों के साइज में क्या है? डिफरेंस है। सो आज तक के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक में इतना काफी है।